गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक डिस्कस करेंगे और ये सीआरपीसी की अपनी पहली वीडियो है। धीरे धीरे हम इसी क्रम में एक एक सेक्शन को कवर करते चलेंगे। जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उन सबको अपनी वीडियोस में हम कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 में बताया गया है इस एक्ट का नाम क्या है, इस कोड का नाम क्या है, इसका विस्तार कहाँ तक है और ये कब लागू हुआ। तो दिस एक्ट में भी कॉल्ड एज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसको हम क्या कहते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं। इट एक्सटेंड टू होल इंडिया, ये पूरे भारत में लागू है। लेकिन ये जो लाइन लिखी है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, अब ये हट चुकी है क्योंकि जब से सेक्शन 370 को, जो आर्टिकल 370 था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको जब से इनऑपरेटिव किया है तो जितने भी सेंट्रल लॉज हैं वो जम्मू कश्मीर में अब एप्लीकेबल हैं। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भी अब पूरे भारत में एप्लीकेबल है। लेकिन इसका जो प्रोविज़ो है वो क्या कहता है, उसके प्रोविज़ो में लिखा है कि चैप्टर 8, 10 और 11 को छोड़ के जितने भी चैप्टर्स हैं वो नागालैंड और ट्राइबल एरिया में एप्लीकेबल नहीं होते हैं, है ना। तो नागालैंड और ट्राइबल एरिया में सिर्फ चैप्टर 8, 10 और 11 एप्लीकेबल होते हैं, बाकी के चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अब ये जो ट्राइबल एरिया, ये ट्राइबल एरिया कौन सा है? ट्राइबल एरिया वो है जो असम का ऐसा पार्ट जिसे 21 जनवरी 1972 से पहले 6 शेड्यूल में मेंशन कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्ट है, ये जो कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये 1 अप्रैल 1974 को फोर्स में आया, 1 अप्रैल 1974, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे का सेक्शन 2 इम्पोर्टेंट है, इसमें डेफिनेशन बताई गई हैं। तो यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो सेक्शन 2A में बिलेबल ऑफेंस की बात की गई है। बिलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं? तो बिलेबल ऑफेंसेस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन बिलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल, जिन्हें पहले शेड्यूल में, मतलब इस कोड के पहले शेड्यूल में बिलेबल बताया गया है, जिन्हें जमानती बताया गया है। तो जमानती अपराध वे अपराध होते हैं जिन्हें इस कोड के पहले शेड्यूल में जमानती बताया गया है, और एनी अदर लॉ, मतलब किसी दूसरे लॉ में भी उसे जमानती बताया गया है। फॉर टाइमिंग इन फोर्स, तत्समय प्रवर्त विधि द्वारा उसे जमानती बताया गया है। बाकी के जितने भी अपराध बचे वो सारे के सारे नॉन बिलेबल हैं। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, एक तो सेक्शन 2A में बिलेबल ऑफेंस है, और बिलेबल ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं? जिन्हें फर्स्ट शेड्यूल में बिलेबल बताया गया है या किसी अन्य कानून में उसे बिलेबल बताया गया है। सेक्शन 2B में चार्ज है, बस इतना पता होना चाहिए, सेक्शन 2B में चार्ज है। सेक्शन 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? जिसमें पुलिस ऑफिसर जो होता है वो बिना वारंट के अरेस्ट कर लेता है, अरेस्ट विदाउट वारंट। सेक्शन 2D में कंप्लेंट है, इसे हिंदी में परिवाद कहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये जो कंप्लेंट होती है वो आप मैजिस्ट्रेट को करते हो, है ना। और जो कंप्लेंट होती है वो आप ओरली कर सकते हो, राइटिंग में कर सकते हो, लिखित रूप से कर सकते हो, राइटिंग में कर सकते हो। तो इसमें और सबसे आखिरी बात यह है, बट इट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। तो कंप्लेंट पहले तो इसमें 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। जो कंप्लेंट है वो सेक्शन 2D में डिफाइन है। कंप्लेंट आप ओरली कर सकते हो, राइटिंग में कर सकते हो। और कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट एक तरीके का एलिगेशन होता है जो आप किसी नोन या अननोन पर्सन के अगेंस्ट लगाते हो, ठीक है। एंड इट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। अगला देखते हैं क्या है। अब देखो सेक्शन 2E में हाई कोर्ट है, कभी किसी एग्जाम में नहीं आया, बस एक बार पढ़ लेना। सेक्शन 2E में हाई कोर्ट है। ऐसे ही सेक्शन 2F में क्या है? इंडिया है, ये भी कभी किसी एग्जाम में नहीं आया, छोड़ दो इसे। सेक्शन 2G इंक्वायरी, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी पहले तो कौन करेगा? इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करते हैं और कोर्ट करता है, इंक्वायरी अर्थात जांच। और इंक्वायरी में ट्रायल का प्रोसेस इंक्लूड नहीं होता है, इंक्वायरी के अंदर विचारण इंक्लूड नहीं होता है। तो यही लिखा है, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल, मीन्स ट्रायल को छोड़ के, कंडक्टेड बाय ए मैजिस्ट्रेट और अ कोर्ट। तो कौन करेगा? मैजिस्ट्रेट साहब करेंगे, कोर्ट करेंगे। अगला है इन्वेस्टिगेशन। तो सेक्शन 2H में इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है टू कलेक्ट ऑल द एविडेंसेस, जितने भी एविडेंस है सबको कलेक्ट करना। देखो लिखा भी हुआ है, इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस कंडक्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये पुलिस ऑफिसर के द्वारा कंडक्ट की जाती है, और बाय एनी अदर पर्सन, या किसी अन्य पर्सन के द्वारा। अब जो पर्सन है उसे ऑथराइज कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है। अर्थात इसका कहने मतलब ये है, जो इन्वेस्टिगेशन है सेक्शन 2H में,
वो या तो पुलिस ऑफिसर करेंगे या कोई और पर्सन करेगा जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज़ किया है। आगे देखते हैं। अब देखो सेक्शन 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग है, कभी किसी एग्जाम में नहीं आया वैसे तो, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग है। आगे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 2L, मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, असंज्ञेय अपराध। तो असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं? ऐसे अपराध जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता, है ना। मीन्स एन ऑफेंस for which and non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest a person without warrant। मतलब इसमें पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी नहीं होती कि आप बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर लो। अगला सेक्शन कौन सा है? 2M नोटिफिकेशन, कभी किसी एग्जाम में नहीं आया। सेक्शन 2N ऑफेंस, बस इसमें ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 2N में क्या है, तो सेक्शन 2N में ऑफेंस है। उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये 2R और 2S। 2R में पुलिस रिपोर्ट है, तो देखो R से रिपोर्ट होती है तो 2R में हो गए, S से स्टेशन होता है तो 2S से पुलिस स्टेशन हो गया, ठीक है। आगे इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है 2U। 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ये कभी कभी एग्जाम में आया है, तो इसको आप याद कर लेना 2U को, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 2W। 2W में क्या है? सम्मन केस। तो सम्मन केस कौन से केस होते हैं? सम्मन केस ऐसे केस होते हैं जो वारंट केस नहीं होते। अब इसको समझने के लिए हमें वारंट केस समझना पड़ेगा। तो सेक्शन 2X में वारंट केस है। तो वारंट केस कौन से केस होते हैं? वारंट केस ऐसे केस होते हैं जिसमें डेथ सेंटेंस सुनाया जाए, मतलब मृत्युदंड दिया जाए, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास दिया जाए, और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर, या जिसमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा दी जाए। तो यही लिखा हुआ है। तो सेक्शन 2W में सम्मन केस थे, उसमें ये बताया था कि नॉट बीइंग अ वारंट केस, ऐसे अपराध जो वारंट केस नहीं होंगे। तो वारंट केस में बताया गया आपको कि ऐसे अपराध जिसमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो। तो ऐसे अपराध जिसमें 2 साल से कम की सज़ा होगी वो सम्मन केस कहलाएंगे, और ऐसे अपराध जिसमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी, या मृत्युदंड दिया जाएगा, या फिर आजीवन कारावास दिया जाएगा, ऐसे अपराध को हम वारंट केस में मानेंगे। एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, अगर कोई अपराधी है जिसको 1 साल की सज़ा सुनाई जाती है या 1.5 साल की सज़ा सुनाई जाती है, तो इसको जब 1.5 साल की सज़ा सुनाई गई या 1 साल की सज़ा सुनाई गई, तो ऐसे केस, तो उस पर कौन सा केस लगा हुआ है? सम्मन केस लगा हुआ है, क्योंकि इस पर 2 साल से कम की सज़ा है। और अगर कोई अपराधी है जिसको 2.5 साल की सज़ा सुनाई जाती है, 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है, तो वो वारंट केस कहलाता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट सेक्शन ये भी है विक्टिम, क्योंकि ये अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, और इसको विक्टिम कौन होते हैं? जिसको कोई लॉस हो, जिसको कोई इंजरी हो, उसे विक्टिम कहते हैं। और इस विक्टिम की डेफिनेशन में विक्टिम के गार्जियन और उसके लीगल हेयर भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये यहाँ लिखा हुआ है, विक्टिम इंक्लूड्स हिज गार्जियन और लीगल हेयर, ठीक है। तो ये सेक्शन 2 हो गया आपका। सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन 3 आप छोड़ सकते हो। सेक्शन 4 आपका इंपॉर्टेंट है, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड और अदर लॉ। अब जो भी इंडियन पीनल कोड में अपराध बताए गए हैं या किसी अन्य लॉ में अपराध बताए गए हैं, किसी दूसरी विधि में अपराध जो बताए गए हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनका जांच, उनकी विचारणा, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल इस CRPC के अकॉर्डिंग ही चलेगा। और सबसेक्शन 2 में लिखा गया है कि अगर कोई अपराध किसी अन्य विधि में बताया गया है तो उनका भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल इसी CRPC के अकॉर्डिंग चलेगा, है ना, दंड प्रक्रिया संहिता के हिसाब से चलेगा। तो बस यही सेक्शन 4 में लिखा है। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में समझ लो कि जैसे सपोज कोई व्यक्ति है, किसी पे चोरी का इल्ज़ाम लगाए या किसी के ऊपर रॉबरी का इल्ज़ाम लगाए, तो उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, उसका ट्रायल जो भी चलेगा या इंक्वायरी होगी, वो इसी CRPC के अकॉर्डिंग होगी। जितने जो भी प्रोविजन CRPC में बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग चलेगी। अगर कोई पर्सन जो SC/ST एक्ट में बुक किया गया, मतलब किसी अन्य विधि में बुक किया गया, SC/ST एक्ट 1989, ठीक है, इसमें बुक किया गया है, तो इसका भी जो इस इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल है वो इंडियन पिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही चलेगी। तो यही सेक्शन 4 में बताया गया है। बाकी सेक्शन 5 में सेविंग है, कभी किसी एग्जाम में नहीं आया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही है। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक हम लोगों ने डिस्कस किया, और आगे की वीडियो में हम सेक्शन 6 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।